मल्टीपल फैमिली मेंबर्स जिन्होंने एक साथ सुसाइड कर लिया, और इस सुसाइड को रिलीजन, ब्लैक मैजिक और एंड में हमेशा की तरह स्किज़ोफ्रेनिया से कनेक्ट किया गया। एक फैमिली की 3 जनरेशंस खत्म हो गई और उनके पड़ोसियों तक को हवा में मिली, और अंत में मिलती हैं कुछ डायरियां जिसमें लिखी हुई लैंग्वेजेस को ना ही कोई पढ़ पा रहा था, ना ही वो किसी की समझ आ रही। इस डिस्क्रिप्शन से आप इंडिया के वेरी फेमस बुरारी मास सुसाइड केस के बारे में सोच रहे होंगे, जिसमें जुलाई 1 2018 को पूरी भाटिया फैमिली ने एक साथ सुसाइड कर लिया। और इस पूरे केस मल्टीमीडिया कवरेज मिली थी और नेटफ्लिक्स के एक डॉक्यूमेंट्री द हाउस ऑफ सीक्रेट्स भी इसके ऊपर बनाई गई है। पर टिल नाउ आज भी कोई इस कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाया है कि आखिर ये था क्या, कोई ब्लैक मैजिक, कोई प्लान मर्डर, या हमेशा की तरह कोई मेंटल इलनेस। आज हम आपके लिए सेम इमोशन से भरा उतना ही दर्दनाक किस्सा लाए हैं, जिसे जो भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता था वो आज मर चुका है। इस किस्से में 9 लोगों ने बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक तरीके से अपनी जान ले ली, और उनके द्वारा छोड़ी गई डायरीज, जिसे पुलिस को लगा था कि वो इस केस को सॉल्व कर लेगी, इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। एंड रिमेम्बर, ये किस्सा बिल्कुल भी फेमस नहीं है और इंडिया का ना होते हुए हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का। इस किस्से से रिलेटेड जितनी भी ट्रू फोटोज एंड वीडियोस मिल सकती थी वो हमने आगे लगाई हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, एंड यस, सब्सक्राइब फॉर मोर मिस्ट्री एंड कॉन्स्पिरेसी। अनवर हुसैन बांग्लादेश का एक सुन्नी मुसलमान था। ईयर 1972 तक आर्मी में सर्व करने के बाद उसने शादी कर वीमेन सिंह कालिंदी में सेटल होने की सोची। लोगों के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा धार्मिक मुसलमान था। जब से वो रिटायर हुआ था तब से ईयर 1995 तक हर दिन वो मस्जिद जाता और नमाज अदा करता। एवरीथिंग अबाउट हिम वाज नॉर्मल, नॉर्मल। पर एक ऐसी चीज थी जो उसे लोगों से अलग करती थी, वो थी उसकी सेल्फ प्रोक्लेम पावर। वो लोगों से कहता कि उनकी बीमारियां ठीक कर सकता है, वो उन्हें उनका फ्यूचर तक बता सकता है, एंड इवन वो अपनी पावर्स और मेडिटेशन के दम पे उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और इवन उनकी बॉडी से जिन तक को निकाल सकता है। पर ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता था कि ये सब कुछ सच है या फिर सब कुछ बकवास। पर गांव के लोग अनवर की पावर्स में एक्टिवली बिलीव करने लगे थे, और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन तो था अनवर का उनकी फ्री में हेल्प करना, और वो भी ऐसी चीजों में जो वो खुद भी नहीं समझ पाते थे। अब इसी तरह गांव वाले अनवर के पास जाते, अपनी प्रॉब्लम्स बताते, और उनके अकॉर्डिंग अनवर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। अब इस सुपरनैचुरल चैरिटी और अनवर की पर्सनालिटी मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ कि अनवर एक एक्स आर्मी मैन था, तो आप समझ सकते हैं वो कितना वेल डिसिप्लिन, वेल मैनर और पढ़ा लिखा होगा। वो लोगों से काफी तहजीब से पेश आता और वो लोगों की फ्री में हेल्प किया करता। इन सब के चलते वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगा, और लोगों से इतने इन्फ्लुएंस होने लगे कि वो उसे अनवर की जगह अनवर फकीर कह के बुलाने लगे। नाउ नोट, ये सब चीजें किसी भी इंसान के लिए फील करने के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी चीजें होती। आसपास के लोग उसे अल्लाह का फरिश्ता मानने लगे थे। पर अनवर की नॉट सो नॉर्मल लाइफ वॉज अबाउट टू चेंज। अनवर की ये रोज की मिनी सुपर हीरो वाली लाइफ अब उसके दिमाग के साथ खेलने लगी। पहले जो अनवर हर दिन मस्जिद जाया करता था, दिन में 5 बार नमाज अदा किया करता था और हर एक मुस्लिम प्रैक्टिस को फॉलो किया करता था, वही अनवर आज लोकल मुस्लिम लीडर्स और मौलवियों से धर्म के नाम पे बहस करना स्टार्ट कर चुका। अनवर ऐसे बहस करता जैसे वो इस्लाम विरोधी बन गया हो। अनवर के गांव, इनफैक्ट पूरे ही बांग्लादेश में बहुत सारे सुन्नी मुसलमान रहते हैं, तो किसी को भी, आई रिपीट, किसी को भी अनवर की कह रही बातें पसंद नहीं आ रही थी। कई बार तो अनवर ऐसी सीरियस सिचुएशंस में फंस जाता जहां इस्लाम के नाम पे चालू हुई बहस मारपीट और लड़ाई झगड़े तक में तब्दील हो जाती थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये थी
कि अनवर की इज्जत इन सब चीजों के चलते काफी ज्यादा डाउन हो गई थी। जहां जब पहले लोग उसके घर में आना जाना पसंद किया करते थे, अब उसके घर में ना ही कोई आता था, ना ही अनवर इनफैक्ट किसी के घर जाता था। अनवर की लाइफ में मेन टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब एक बार लोकल चाय की शॉप में चालू हुई इस्लाम के नाम की बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों ने उसे इतना पीटा कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। अब अनवर और उसके पूरे फैमिली मेंबर्स घर से निकलना छोड़ चुके। घर का जरूरी राशन और जितने भी जरूरी सामान थे सारा मेड लाया करती थी। अब अनवर के इस्लाम के विरोधी जो थॉट्स थे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। 1995 से 2000 तक 5 साल लगातार घर के अंदर बंद रहने पे अनवर हुसैन ने अपना नाम अनवर एडम्स रख लिया और ऑब्वियसली उसके पूरे फैमिली मेंबर्स ने अपना सरनेम चेंज कर लिया और वो लोग अब कंप्लीटली मस्जिद जाना बंद कर चुके। इसी तरह साल बीतते गए और 11 जुलाई 2000 को एक दिन अनवर हुसैन की या कहें अनवर एडम्स की ढाका हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से मौत हो। अपनी मौत के पहले अनवर ने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एक लेटर लिखा और उस लेटर में उसने ओपनली कहा, यदि तुम लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो मैं वापस आऊंगा और तुम सबसे बदला लूंगा। उस लेटर में अनवर ने स्ट्रैटेजिकली उसे कहाँ और कैसे दफना जाए सब कुछ लिखा हुआ था। उसने जो कुछ भी उसमें लिखा था वो सब कुछ इस्लाम के काफी ज्यादा अगेंस्ट और काफी ज्यादा ऑफेंसिव। अनवर ने उस लेटर में लिखा कि उसे उसकी मौत के बाद ना ही नहलाया जाए, ना ही उसे कोई नए कपड़े, बल्कि उसे किसी सिमेट्री में ना दफनाया जाए और उसे उसके घर में ही दफनाया जाए। इन सब के अलावा उसने एक और डिमांड की कि मरने के बाद उसका पैर वेस्ट की ओर हो और उसका सर ईस्ट की ओर हो। अगर बाकी सारे पॉइंट्स को इग्नोर भी कर दिया जाए तो मक्का मदीना की ओर पैर करके दफनाया जाना किसी भी मुस्लिम के लिए काफी ज्यादा ऑफेंसिव एंड ऑब्वियसली नोबडी वाज अलाउइंग दिस। अनवर की फैमिली की लाख कोशिशों के बाद भी अनवर को उसके गांव वाले और उसके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर ने ट्रेडिशनल इस्लामिक रीति रिवाजों के हिसाब से ही रखा, पर अनवर की फैमिली वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं। अब ये एक्सपीरियंस अनवर की फैमिली के लिए काफी ज्यादा डेवास्टेटिंग। उन्हें ऐसा लगता था कि आसपास के लोग उनकी बात छोटी हो या बड़ी उन्हें उनके हिसाब से काम नहीं लेने देते और हर एक चीज में टांग अड़ाते हैं। पर अब जो अनवर की डेथ के बाद होने वाला था वो चीज पूरे बांग्लादेश को हिलाने वाली। ऑन जुलाई 11, 2007 अनवर की डेथ के एग्जैक्ट 7 साल बाद, इनफैक्ट उसकी डेथ एनिवर्सरी के ही दिन, अब्दुल और इनायत नाम के 2 लोको पायलट्स जीएम एक्सप्रेस नाम की लोकल ट्रेन जो कि जमालपुर से मीमन सिंह तक चलती थी बांग्लादेश में, वो चला रहे। वो जर्नी उनके लिए हमेशा की तरह बोरिंग और नॉर्मल ही, अनटिल अब्दुल को 200 मीटर दूर कुछ लोग बैठे दिखाई देते। पर ये चीज कोई नई बात नहीं थी क्योंकि उस रेलवे ट्रैक के आसपास छोटी छोटी बस्तियां थी और उस बस्ती के लोग अक्सर रेलवे ट्रैक के पास आया जाया करते, पर ऑब्वियसली हॉर्न सुनते ही वहां से हट भी जाया करते। पर अब्दुल ने इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और हॉर्न बजाना चालू किया। पर जब अब्दुल के इतने हॉर्न मारने पर भी वो लोग साइड नहीं हटे तो अब्दुल को लगा कि ये डिस्टेंस की वजह से हो सकता है। पर ट्रेन का साउंड तो एक्सेप्शनली बहुत ही लाउड होता है और 200 मीटर कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है ट्रेन का हॉर्न सुनने के लिए। तो अब अब्दुल और भी जोरों का हॉर्न बजाने लगा। इतने हॉर्न्स मारने पर भी वो लोग नहीं हटे एंड अब कुछ 200 मीटर की ही डिस्टेंस बची थी और अब्दुल को दिखाई देता है कि वहाँ कोई 2-3 लोग ही नहीं बल्कि पूरे 9 के 9 लोग हैं और वो लोग वहाँ बैठे नहीं हैं, इनफैक्ट आधे आधे लेटे हुए। अब अब्दुल को सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था और क्लियर समझ आ रहा था। अब अब्दुल पलटता है और जैसे इनायत की ओर देखता है, इनायत की आंखों का डर उसे खास आ जाता। अब्दुल तुरंत ही ब्रेक पे पैर मारता, पर कुछ 100 मीटर की ही डिस्टेंस में ट्रेन कहाँ रुकने वाली थी। ट्रेन ने 9 के 9 लोगों को टक्कर मारी और हड्डियां टूटने की इतनी तेज आवाज आई कि 100 मीटर तक पहुंच गई। अब्दुल और इनायत उतर के नीचे आए, पर वहां ऑलरेडी ह्यूमन फ्लैश और ब्लड का पूल देख के बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। उन 9 लोगों में 2 लोग अभी भी जिंदा थे, एक औरत और एक बच्चा, पर
मिसिंग बॉडी पार्ट्स और खून में लथपथ, पर स्टिल सिन। अब्दुल ये सब देखकर तुरंत ही बेहोश हो गया और नेचुरली पुलिस क्राइम सीन पर आई और बॉडी के आइडेंटिफिकेशन पे लगी। उस लोगों में से 8 लोग एक ही परिवार के थे और 9वीं थी उनकी मेड। किस परिवार की? अनवर एडम्स के परिवार की। एडम फैमिली उस रेलवे ट्रैक के कुछ ही दूर रहती थी। पुलिस को इनिशियली उनके घर पहुंचते ही इस मास सुसाइड का रीजन थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। अनवर की फैमिली में टोटल 10 लोग रहते। अनवर, उसकी बीबी हिना, उसकी 2 बेटे आरिफ और राहत, उसकी 5 बेटियां अख्तारी, मोबी, मुर्शदा, मून, शबनम एंड उसके 2 पोते मौला और माउन। पुलिस को अनवर के घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है, एडम ही सच्चाई है, एडम ही दुनिया का क्रिएटर है और एडम के तौर तरीके ही असल सच्चाई। समय या इंसान जो भी इस पॉइंट के आगे जाएगा और किसी भी चीज को छुएगा उससे हम बदला लेंगे। ऑर्डर बाय एडम्स, जुलाई 11, 2007। यस, ये वही डेट है एग्जैक्ट जिस दिन ये मास सुसाइड हुआ। पुलिस को इस पॉइंट के बाद सब कुछ समझ आने लगा था कि ये सब कुछ प्री प्लान। पुलिस सारे साइंस इग्नोर कर सीधे घर के अंदर घुसती है। अंदर किचन में उन्हें मिलती है पकाई हुई मछलियाँ, यानी कि बुरारी केस की ही तरह इन्हें भी लगा था कि ये मरेंगे नहीं बल्कि बच जाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने अपने लिए अगले दिन का खाना बना रखा था। इन सब चीजों के अलावा सबसे अजीब चीज पुलिस को मिलती है उनके बैकयार्ड से, जो कि था अराउंड 6 फीट गहरा और बहुत ही बड़ा गड्ढा जिसमें 9 के 9 कॉफिन्स इजीली दफनाए जाते थे। यह थी एडम्स की एडवांस में बनाई गई कब्र। और इन सब चीजों के अलावा पुलिस को उनके घर से 9 कॉफिन्स भी बरामद होते हैं। साथ में बरामद होती हैं कुछ खौफनाक डायरी। अनवर की डेथ के बाद अनवर का बड़ा बेटा आरिफ ढाका जाकर काम करने लगा और उसने अपनी पूरी फैमिली को ढाका शिफ्ट कर। बट ऑल ऑफ अ सडन 2004 में किसी ने आरिफ की बुरी तरीके से हत्या कर दी। पर क्यों? आखिर क्यों? ये बात तो आज तक किसी को भी नहीं पता। इस इंसिडेंट के बाद पूरी फैमिली वापस कालिंदी शिफ्ट हो गई। अब कालिंदी में अनवर का छोटा बेटा राहत जैसे तैसे प्राइवेट ट्यूशंस करके अपने घर का पेट पाल रहा। ईयर 1995 में हुआ अनवर पर पब्लिक ह्यूमिलिएशन FIR, 2000 में अनवर की डेथ और अब 2004 में आरिफ का ब्रूटल मर्डर। इन सब चीजों के कारण अनवर फैमिली अंदर ही अंदर पूरी तरीके से खोखली हो चुकी थी। अब आरिफ की डेथ के बाद वह फैमिली काफी ज्यादा फाइनेंशियली वीक भी हो चुकी थी। इन सब इंसिडेंट्स के कारण एडम्स फैमिली को अब लगने लगा था कि दुनिया के सारे रिलीजन बकवास, और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में रहने के कारण उन्हें यह भी लगने लगा था कि ये सारे प्रॉफेट मोहम्मद के एजेंट हैं और यही एजेंट्स के कारण उनके पापा और उनके भाई की डेथ हुई। एडम्स ने लिटरली ये डायरी इसीलिए बनाई थी ताकि वो अपना सुसाइड प्लान कर सके। इस डायरी में इंग्लिश और बंगाली में एंट्री। अनवर का सेकंड बेटा राहत डायरी में लिखता है, इस दुनिया में सारे धर्म गलत हैं और दुनिया में शांति धर्म के बिना ही लाई जा सकती। इस पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा परिवार ही आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट है। ये मिसस्पेलिंग इसलिए क्योंकि राहत ने एग्जैक्टली यही लिखा था अपनी डायरी में। आगे राहत लिखता है कि हम एडम्स हैं और हम इस दुनिया में सच्चाई दिखाने आए हैं, पर इन एजेंट्स ने हमेशा से ही हमें परेशान किया है। अनवर की बड़ी बेटी मून 109 पेजेस में लिखती है, हमें भटकाने की कोशिश की गई है, हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक भी ट्राई किया गया है और हमारी फाइनेंशियल और मेंटल स्टेटस को ठेस पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। मून आगे यह भी लिखती है कि कैसे मेडिटेशन के दम पे एडम्स ने अपने अनवर और अपने आरिफ से भी कांटेक्ट किया हुआ है। पुलिस को थोड़ी छानबीन के बाद एक कमरे से कुछ पेपर, कोई मेटल के बर्तन और साथ में कुछ कैंडल्स मिलती है, जिनके बारे में पता लगाने पर यह पता लगता है कि ये सारी चीजों से एडम मरे हुए लोगों से कांटेक्ट किया करते थे। 14 जुलाई यानी कि इस मास सुसाइड के ठीक 3 दिन बाद पुलिस के हाथ एक बड़ी लीड लगती है। एक मिडिल एज औरत खुद को मोबी के नाम से इंट्रोड्यूस करवा रही थी, वही मोबी जो कि अनवर की तीसरी बेटी थी।
जिससे पुलिस अभी तक ये समझ रही थी कि वो मर चुकी है। पर चूंकि ट्रैक पर मिली 8 लाशों की कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था, इसलिए पुलिस अब तक जिस लाश को मोबी की लाश मान रही थी वो लाश मोबी की ना होकर अनवर की एक फॉलोअर लीना की थी। अब चूंकि मोबी जिंदा थी इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने पर पता लगता है कि मोबी अनवर फैमिली से दूर ही रहती थी और यही कारण था कि अनवर फैमिली उससे काफी चिढ़ती भी थी। अनवर की चौथी बेटी मुर्शदा की डायरी से पता लगता है कि मोबी के लिए एडम्स कैसा फील करते थे। मुर्शदा ने अपनी डायरी में लिखा कि हम में से कोई उन एजेंट से मिला हुआ है। उस शैतान ने हमें बहुत परेशान किया है। उस शैतान की हमारे घर में तो क्या बल्कि इस पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब उन लोगों को अपनी खुद की बेटी से अनवर को फॉलो ना करने पर इतनी प्रॉब्लम थी, तो वो लोग दूसरे जिन्हें वो एजेंट्स बुलाया करते थे उनको लेकर कैसा फील करते हैं। अनवर की सबसे छोटी बेटी शबनम अपनी डायरी में लिखती है, मैं सच कह रही हूँ, ये एडम और ईव जो भी हम जानते हैं ये सब कुछ गलत। एडम ने ही पूरा यूनिवर्स बनाया है और वो हर सेंचुरी में अपने बच्चों से मिलने आते हैं और इस सेंचुरी में वो बांग्लादेश आए हैं अनवर एडम्स के फॉर्म में। एडम इन एजेंट से नाखुश हैं और हम जल्दी हमारा इकलौता मकसद जो कि इन एजेंट्स को खत्म करना है उसे पूरा कर देंगे। हमारा समय आने वाला है और अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इस हमारा समय आने वाला है से शबनम का मतलब इस सुसाइड से ही था। शबनम की डायरी से पुलिस को लग रहा था कि एडम्स ने इस्लाम छोड़ क्रिश्चियनिटी की ओर अपना झुकाव कर लिया है, पर लोकल चर्चेस से पता लगाने पर यह पता लगता है कि एडम्स का चर्च या क्रिश्चियनिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट एडम्स ने एडम्स नाम को एडम और ईव से लिया था और इसी के अराउंड पूरा अपना एक अलग ही धर्म बना लिया। बल्कि माओ और मौला जो कि 8 और 10 साल के बच्चे थे, उनके पास भी पर्सनल डायरीज थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि एडम ही भगवान है, एडम ही सच्चाई है। पर इसे पढ़ने पर साफ समझ आ रहा था कि किसी और ने ही उनसे ये चीजें लिखी। एडम्स के अकॉर्डिंग उनके पापा और उनके भाई की तो डेथ कभी हो ही नहीं सकती थी। इनफैक्ट उनको ये लगता था कि वो खुद भी कभी नहीं मर सकते। एडम्स डेथ को डिपार्चर कह के बुलाया करते थे और इन सब के अलावा एडम्स को ये लगता था कि उनके दुश्मन इतने पावरफुल हैं कि उन्हें सिर्फ इन ह्यूमन फॉर्म में ही हराया जा सकता है। इसलिए ही एडम्स ने सुसाइड करने की सोची थी। इन सब चीजों के अलावा एडम्स ने ये सब चीजें पहले से ही प्लान कर रखी थी। उन्होंने उनके घर में बहुत सारी चेयर लाइन से लगा रखी थी सीलिंग के जस्ट नीचे, जिसमें इजीली लटका जा सके। पर जब सारे आइडियाज फेल हो गए तब एडम्स ने फाइनली ये ट्रेन वाला रास्ता चुना। पर यार जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, इस केस में टोटल 9 लोगों की जान गई और बांग्लादेश में ऐसा कुछ पहली बार हुआ था। इस वजह से हर एक न्यूज चैनल में यही न्यूज चल रही थी। लोग आ रहे थे एडम्स के घर के आसपास, उनके घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, उस रेलवे ट्रैक पर जा रहे थे जहां ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि आखिर सबको एक ही जवाब चाहिए था कि क्यों, आखिर ये सब क्यों हुआ। अंत में बचता है तो सबका अपना अपना ओपिनियन। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एडम्स की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये सब ब्लैक मैजिक था एंड कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एडम्स जब अपने धर्म में लोगों को शामिल नहीं कर पाए तब उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। पर एक आदमी, लिटरली एक आदमी के चलते पूरा भरा बुरा परिवार खत्म हो। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि ये फैमिली शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसमें घर का सबसे प्राइम मेंबर, जैसे कि इस केस में अनवर, सबसे पहले डिल्यूशनरी होता है। उसके बाद घर के बाकी मेंबर्स धीरे धीरे डिल्यूशनरी होते जाते हैं, जैसे कि हमने बुरारी के केस में भी देखा। और मोबी के अकॉर्डिंग, जो कि एक लौती जिंदा मेंबर थी अब उस घर की, उसके पापा और उसके भाई काफी ज्यादा मेडिटेटिव थे एंड मेडिटेशन करने के अलावा वो रिलीजन के नाम पे काफी ज्यादा बहस भी किया करते। पर यार जो भी हो, दिस केस इज लिटरली टू मच मिस्टीरियस, जिसमें एक साथ 9 लोगों की जान चली गई।
that's it for today, guys. Thank you for all your love and support. We'll meet you in next video.